हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महासागर की श्रृंखला की तीसरी वीडियो में लेकर आए हैं महासागर के कुछ नए पहलू की विस्तृत जानकारी। समुद्री जीवन। कुछ प्रतिनिधि समुद्री जानवर पैमाने पर नहीं खींचे गए अपने अनुमानित गहराई परिभाषित पारिस्थितिक आवासों के भीतर। समुद्री सूक्ष्मजीव भी सतह पर और समुद्र में रहने वाले विविध जीवन के ऊतकों और अंगों के भीतर सभी समुद्री आवासों में मौजूद हैं। समुद्र तल पर जड़े हुए या रहने वाले जानवर पेलाजिक नहीं हैं, बल्कि बेंथिक जानवर हैं। समुद्र के भीतर जीवन भूमि पर जीवन से 3 अरब साल पहले विकसित हुआ। गहराई और तट से दूरी दोनों ही प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों की जैव विविधता को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। समुद्र में जीवन की विविधता बहुत अधिक है, जिसमें शामिल हैं जानवर। अधिकांश जानवरों के संघों में ऐसी प्रजातियां होती हैं जो समुद्र में निवास करती हैं, जिनमें कई ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो केवल समुद्री वातावरण में पाई जाती हैं, जैसे कि स्पंज, निडारिया जैसे कोरल और जेलीफिश, कंघी जेली, ब्राचियोपोर्स और इचिनोडर्म्स जैसे समुद्री अर्चिन और समुद्री सितारे। कई अन्य परिचित पशु समूह मुख्य रूप से महासागर में रहते हैं, जिनमें सेफेलोपोड्स, ऑक्टोपस और स्क्विड शामिल हैं। क्रस्टेशियन, लॉबस्टर, केकड़े और झींगा शामिल हैं। मछली, शार्क, सीटेशियन, व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पॉइज शामिल हैं। इसके अलावा कई भूमि जानवरों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा महासागरों पर रहने के लिए अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए समुद्री पक्षियों का एक विविध समूह है जो मुख्य रूप से महासागरों पर जीवन जीने के लिए अनुकूलित है। वे समुद्री जानवरों को खाते हैं और अपना अधिकांश जीवन काल पानी पर बिताते हैं। कई केवल प्रजनन के लिए भूमि पर जाते हैं। अन्य पक्षी जो अपने रहने की जगह के रूप में महासागरों के अनुकूल हो गए हैं, वे हैं पेंगुइन, सीगल और पेलिकन। कछुओं की 7 प्रजातियां। समुद्री कछुए भी अपना अधिकांश समय महासागरों में बिताते हैं। पौधे समुद्री घास या मैंग्रोव सहित। शैवाल एक कैचलर शब्द है जिसमें कई प्रकाश संश्लेषक एकल कोशिका वाले यूकेरियोट्स जैसे कि हरे शैवाल, डायटम और डायनोफ्लैगलेट्स शामिल हैं, लेकिन बहुकोशिकीय शैवाल भी शामिल हैं, जैसे कि कुछ लाल शैवाल जिसमें पायरोपिया जैसे जीव शामिल हैं, जो खाद्य नोरी समुद्री शैवाल का स्रोत है, और भूरे शैवाल जिसमें केट जैसे जीव शामिल हैं। बैक्टीरिया दुनिया भर में पाए जाने वाले सर्वव्यापी एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोट्स। आर्किया बैक्टीरिया से अलग प्रोकैरियोट्स जो समुद्र के कई वातावरणों के साथ साथ कई चरम वातावरणों में भी रहते हैं। कवक समुद्री वातावरण में विविध भूमिकाओं वाले कई समुद्री कवक पाए जाते हैं। यह खंड समुद्री जीवन से एक अंश है। किलर व्हेल ऑर्कास अत्यधिक दिखाई देने वाले समुद्री शीर्ष शिकारी हैं जो कई बड़ी प्रजातियों का शिकार करते हैं। लेकिन महासागर में अधिकांश जैविक गतिविधि सूक्ष्म समुद्री जीवों के साथ होती है, जिन्हें नंगी आंखों से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, जैसे समुद्री बैक्टीरिया और फाइटोप्लांक्टन। समुद्री जीवन या महासागरीय जीवन सामूहिक पारिस्थितिक समुदाय है जो समुद्री आवासों के खारे पानी में रहने वाले सभी जलीय जानवरों, पौधों, शैवाल, कवक, प्रोटिस्ट, एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीवों और संबंधित वायरस को शामिल करता है, या तो सीमांत समुद्रों और महासागरों का समुद्री पानी या तटीय आर्द्रभूमि, लैगून, मुहाना और अंतर्देशीय समुद्रों का खारा पानी। 2023 तक 2,42,000 से अधिक समुद्री प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है और शायद 2 मिलियन समुद्री प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाना बाकी है। प्रति वर्ष औसतन 2,332 नई प्रजातियों का वर्णन किया जा रहा है। समुद्री जीवन का वैज्ञानिक रूप से समुद्री जीव विज्ञान और जैविक समुद्र विज्ञान दोनों में अध्ययन किया जाता है। आज समुद्री प्रजातियां सूक्ष्म फाइटोप्लांक्टन से लेकर आकार में भिन्न होती हैं,
जो 0.02 माइक्रोमीटर जितना छोटा हो सकता है, ब्लू व्हेल जैसे विशाल सीतासियन तक, जो लंबाई में 33 मीटर 108 फीट तक पहुंच सकते हैं। समुद्री सूक्ष्मजीवों को कुल समुद्री बायोमास का लगभग 70% या लगभग 90% बनाने के लिए विभिन्न रूप से अनुमान लगाया गया है। समुद्री प्राथमिक उत्पादक मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्टिक शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन और सीक्वेस्टर कार्बन का उत्पादन करते हैं, जो विशाल बायोमास उत्पन्न करते हैं और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। प्रवासी प्रजातियां जैसे कि ओशनोड्रोमस और एनाड्रोमस मछलियां मौलिक स्तर पर समुद्री जीवन ग्रह की प्रकृति को प्रभावित करता है और आंशिक रूप से तटरेखाओं को आकार देता है और उनकी रक्षा करता है, और कुछ समुद्री जीव जैसे कोरल संचित रीफ निर्माण के माध्यम से नई भूमि बनाने में भी मदद करते हैं। यह खंड समुद्री आवास से एक अंश है। एक समुद्री आवास एक ऐसा आवास है जो समुद्री जीवन का समर्थन करता है। समुद्री जीवन किसी तरह से समुद्र में मौजूद खारे पानी पर निर्भर करता है। समुद्री शब्द लैटिन मारे से आया है, जिसका अर्थ समुद्र या महासागर है। एक आवास एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें एक या अधिक जीवित प्रजातियां निवास करती हैं। समुद्री पर्यावरण इन आवासों के कई प्रकारों का समर्थन करता है। यह खंड समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से एक अंश है। कोरल रीफ्स जबरदस्त जैव विविधता वाले जटिल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़े हैं और ऐसे जल में मौजूद हैं जिनमें बहुत अधिक जैव विविधता है। उच्च नमक सामग्री। ये प्रणालियां मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्रों के विपरीत हैं, जिनमें नमक की मात्रा कम होती है। समुद्री जल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है और पृथ्वी की 97% से अधिक जल आपूर्ति और पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान का 90% हिस्सा है। समुद्री जल में प्रति 1000 पानी में औसतन 35 भाग लवणता होती है। विभिन्न समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में वास्तविक लवणता भिन्न होती है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को पानी की गहराई और तटरेखा सुविधाओं के आधार पर कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। महासागरीय क्षेत्र महासागर का विशाल खुला हिस्सा है जहां व्हेल, शार्क और टूना जैसे जानवर रहते हैं। बेंथिक जोन में पानी के नीचे के सबस्ट्रेट होते हैं जहां कई अकशेरुकी रहते हैं। अन्य निकटतीय नेरिटिक क्षेत्रों में मडफ्लैट्स, समुद्री घास के मैदान, मैंग्रोव, चट्टानी इंटरटाइडल सिस्टम, नमक दलदल, प्रवाल भित्तियां, लैगून शामिल हो सकते हैं। गहरे पानी में हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं जहां केमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया खाद्य वेब का आधार बनाते हैं। महासागरों का मानव उपयोग। पूरे इतिहास में महासागर को मानव गतिविधि से जोड़ा गया है। ये गतिविधियां नेविगेशन और अन्वेषण, नौसैनिक युद्ध, यात्रा, शिपिंग और व्यापार, खाद्य उत्पादन जैसे मछली पकड़ना, व्हेलिंग, समुद्री शैवाल की खेती, जलीय कृषि, अवकाश, क्रूजिंग, नौकायन, मनोरंजक नाव मछली पकड़ना, स्कूबा डाइविंग, बिजली उत्पादन, समुद्री ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा देखें। निष्कर्षण उद्योग, अपतटीय ड्रिलिंग और गहरे समुद्र में खनन। विलवणीकरण के माध्यम से मीठे पानी का उत्पादन सहित कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। दुनिया के कई सामान दुनिया के बंदरगाहों के बीच जहाज द्वारा ले जाए जाते हैं। बड़ी मात्रा में सामान समुद्र के पार, विशेष रूप से अटलांटिक और प्रशांत रिम के आसपास ले जाया जाता है। निर्मित सामान सहित कई प्रकार के कार्गो को आमतौर पर मानक आकार के लॉक करने योग्य कंटेनरों में ले जाया जाता है, जिन्हें समर्पित टर्मिनलों पर उद्देश्य निर्मित कंटेनर जहाजों पर लोड किया जाता है। कंटेनरीकरण ने दक्षता को बहुत बढ़ाया और समुद्र के रास्ते उत्पादों की शिपिंग की लागत को कम किया।
यह वैश्वीकरण के उदय और 20वीं सदी के मध्य से अंत तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि का एक प्रमुख कारक था। महासागर मछली पकड़ने के उद्योग के लिए प्रमुख आपूर्ति स्रोत भी हैं। कुछ प्रमुख फसलें झींगा, मछली, केकड़े और झींगे हैं। सबसे बड़ी वैश्विक वाणिज्यिक मत्स्य पालन एंकोवी, अलास्का पोलक और टूना के लिए है। 2020 में एफएओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में दुनिया के समुद्री मत्स्य पालन के 34% मछली स्टॉक को ओवरफिशिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जंगली मत्स्य पालन और जलीय कृषि दोनों से मछली और अन्य मत्स्य उत्पाद प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के सबसे व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले स्रोतों में से हैं। 2017 के आंकड़ों से पता चला है कि मछली की खपत वैश्विक आबादी के पशु प्रोटीन के सेवन का 17% है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तटीय देशों ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन किया है। मछली पकड़ने वाले जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल में स्टॉक का दोहन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महासागर में समुद्री लहरों, ज्वार, लवणता के अंतर और महासागर के तापमान के अंतर द्वारा ले जाई जाने वाली ऊर्जा की एक विशाल मात्रा होती है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। संधारणीय समुद्री ऊर्जा के रूपों में ज्वारीय शक्ति, महासागरीय तापीय ऊर्जा और तरंग शक्ति शामिल हैं। अपतटीय पवन ऊर्जा को समुद्र में लगाए गए पवन टरबाइनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका फायदा यह है कि हवा की गति जमीन की तुलना में अधिक होती है, हालांकि अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करना अधिक महंगा होता है। समुद्र तल के नीचे चट्टानों में तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं। अपतटीय प्लेटफॉर्म और ड्रिलिंग रिग तेल या गैस निकालते हैं और इसे जमीन पर ले जाने के लिए संग्रहित करते हैं। समुद्र की स्वतंत्रता 17वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक सिद्धांत है। यह महासागरों में नेविगेट करने की स्वतंत्रता पर जोर देता है और अंतर्राष्ट्रीय जल में लड़े जाने वाले युद्ध को अस्वीकार करता है। आज यह अवधारणा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनक्लोस में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ, जिसे 1958 में अनुसमर्थित किया गया था, मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, दायित्व और मुआवजे के लिए जिम्मेदार है और इसने शिपिंग घटनाओं से संबंधित समुद्री प्रदूषण पर कुछ सम्मेलन आयोजित किए हैं। महासागर शासन दुनिया के महासागरों के संबंध में नीति, कार्यों और मामलों का संचालन है। मानवीय गतिविधियों से खतरे। महासागर पर वैश्विक संचयी मानवीय प्रभाव। मानव गतिविधियां समुद्री जीवन और समुद्री आवासों को कई नकारात्मक प्रभावों के माध्यम से प्रभावित करती हैं, जैसे समुद्री प्रदूषण, समुद्री मलबे और माइक्रोप्लास्टिक सहित अत्यधिक मछली पकड़ना, महासागर का अम्लीकरण और महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव। जलवायु परिवर्तन। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के कई प्रभाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक महासागर के तापमान में वृद्धि है। अधिक लगातार समुद्री हीटवेव इससे जुड़ी हैं। बढ़ते तापमान के कारण पानी के विस्तार और भूमि पर बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। महासागरों पर अन्य प्रभावों में समुद्री बर्फ में गिरावट, पीएच मान और ऑक्सीजन के स्तर में कमी, साथ ही महासागर स्तरीकरण में वृद्धि शामिल है। यह सब महासागर धाराओं में परिवर्तन का कारण बन सकता है, उदाहरण के लिए अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक का कमजोर होना। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीनहाउस गैसों के उदाहरण हैं। अतिरिक्त ग्रीनहाउस प्रभाव से महासागर गर्म होते हैं क्योंकि महासागर जलवायु प्रणाली में अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं।
महासागर वायुमंडल में मौजूद कुछ अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेता है। इससे समुद्री जल का पीएच मान गिर जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महासागर सभी मानवजनित को दो उत्सर्जन का लगभग 25% अवशोषित करता है। महासागरों की विभिन्न परतों का तापमान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के तल की ओर पानी ठंडा होता है। बढ़ते वायु तापमान के कारण महासागर की सतह के गर्म होने पर यह तापमान स्तरीकरण बढ़ेगा। इससे जुड़ा हुआ महासागर परतों के मिश्रण में गिरावट है, जिससे गर्म पानी सतह के पास स्थिर हो जाता है। ठंडे गहरे पानी के परिसंचरण में कमी आती है। कम ऊर्ध्वाधर मिश्रण से महासागर के लिए गर्मी को अवशोषित करना कठिन हो जाता है। इसलिए भविष्य में होने वाली गर्मी का एक बड़ा हिस्सा वायुमंडल और भूमि में चला जाता है। इसका एक परिणाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और अन्य तूफानों के लिए उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि है। दूसरा परिणाम ऊपरी महासागर परतों में मछलियों के लिए पोषक तत्वों में कमी है। ये परिवर्तन कार्बन को संग्रहित करने की महासागर की क्षमता को भी कम करते हैं। साथ ही लवणता में अंतर बढ़ रहा है। नमकीन क्षेत्र अधिक नमकीन होते जा रहे हैं और ताजे क्षेत्र कम नमकीन होते जा रहे हैं। गर्म पानी में ठंडे पानी जितनी ऑक्सीजन नहीं हो सकती। नतीजतन महासागरों से ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाती है। बढ़ी हुई थर्मल स्तरीकरण सतह के पानी से गहरे पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर सकती है। इससे पानी की ऑक्सीजन सामग्री और भी कम हो जाती है। महासागर पहले ही अपने पूरे जल स्तंभ में ऑक्सीजन खो चुका है। दुनिया भर में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र आकार में बढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे जैव विविधता का नुकसान हो सकता है या प्रजातियों के वितरण में बदलाव हो सकता है। यह बदले में मछली पकड़ने और तटीय पर्यटन को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए पानी का बढ़ता तापमान उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका सीधा प्रभाव इन भित्तियों पर प्रवाल विरंजन है, क्योंकि वे मामूली तापमान परिवर्तनों के प्रति भी संवेदनशील हैं। इसलिए पानी के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि इन वातावरणों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। एक अन्य उदाहरण वार्मिंग के कारण समुद्री बर्फ के आवासों का नुकसान है। इसका ध्रुवीय भालू और इस पर निर्भर अन्य जानवरों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो पहले से ही मानवीय गतिविधियों के अन्य प्रभावों के कारण दबाव में हैं। समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण तब होता है जब मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले या फैलाए जाने वाले पदार्थ जैसे औद्योगिक, कृषि और आवासीय अपशिष्ट, कण, शोर, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड या आक्रामक जीव समुद्र में प्रवेश करते हैं और वहां हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। इस अपशिष्ट का अधिकांश भाग 80% भूमि आधारित गतिविधि से आता है, हालांकि समुद्री परिवहन भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह रसायनों और कचरे का एक संयोजन है, जिनमें से अधिकांश भूमि स्रोतों से आते हैं और समुद्र में बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। इस प्रदूषण के परिणामस्वरूप पर्यावरण, सभी जीवों के स्वास्थ्य और दुनिया भर में आर्थिक संरचनाओं को नुकसान होता है। चूंकि अधिकांश इनपुट भूमि से आते हैं, या तो नदियों, सीवेज या वायुमंडल के माध्यम से, इसका मतलब है कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। वायु प्रदूषण भी लोहे, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर, कीटनाशकों या धूल के कणों को समुद्र में ले जाकर योगदान देने वाला कारक है। प्रदूषण अक्सर गैरबिंदु स्रोतों जैसे कृषि अपवाह, हवा से उड़ने वाले मलबे और धूल से आता है।
ये गैरबिंदु स्रोत मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से समुद्र में प्रवेश करने वाले अपवाह के कारण होते हैं, लेकिन हवा से उड़ने वाले मलबे और धूल भी एक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषक जलमार्गों और महासागरों में बस सकते हैं। प्रदूषण के मार्गों में प्रत्यक्ष निर्वहन, भूमि अपवाह, जहाज प्रदूषण, बिल्ज प्रदूषण, ड्रेजिंग जो ड्रेज प्लम बना सकते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषण और संभावित रूप से गहरे समुद्र में खनन शामिल हैं। समुद्री प्रदूषण के प्रकारों को समुद्री मलबे से प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक सहित प्लास्टिक प्रदूषण, महासागर अम्लीकरण, पोषक तत्व प्रदूषण, विषाक्त पदार्थ और पानी के नीचे के शोर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक द्वारा समुद्री प्रदूषण का एक प्रकार है, जिसका आकार बोतलों और बैग जैसी बड़ी मूल सामग्री से लेकर प्लास्टिक सामग्री के विखंडन से बने माइक्रोप्लास्टिक तक होता है। समुद्री मलबा मुख्य रूप से मानव द्वारा छोड़ा गया कचरा है, जो समुद्र में तैरता है या निलंबित रहता है। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है। एक अन्य चिंता गहन कृषि से पोषक तत्वों, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अपवाह और नदियों और बाद में महासागरों में अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का निपटान है। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व जो उर्वरकों में भी पाए जाते हैं, फाइटोप्लांक्टन और मैक्रोएल्गल वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, जिससे हानिकारक शैवाल खिलने, यूट्रोफिकेशन हो सकता है, जो मनुष्यों के साथ साथ समुद्री जीवों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक शैवाल वृद्धि संवेदनशील प्रवाल भित्तियों को भी दबा सकती है और जैव विविधता और प्रवाल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि शैवाल खिलने के क्षरण से तटीय जल में ऑक्सीजन की खपत हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जो जलवायु परिवर्तन के साथ और भी खराब हो सकती है, क्योंकि वार्मिंग जल स्तंभ के ऊर्ध्वाधर मिश्रण को कम करती है। कई संभावित जहरीले रसायन छोटे कणों से चिपक जाते हैं, जिन्हें फिर प्लवक और बेंथिक जानवरों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिनमें से अधिकांश या तो जमा फीडर या फिल्टर फीडर होते हैं। इस तरह विषाक्त पदार्थ समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं के भीतर ऊपर की ओर केंद्रित होते हैं। जब कीटनाशकों को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है, तो वे जल्दी से समुद्री खाद्य जाल में अवशोषित हो जाते हैं। एक बार खाद्य जाल में ये कीटनाशक उत्परिवर्तन साथ ही बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जो मनुष्यों के साथ साथ पूरे खाद्य जाल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। विषैली धातुएं समुद्री खाद्य जाल में भी प्रवेश कर सकती हैं। ये ऊतक पदार्थ जैव रसायन व्यवहार प्रजनन में परिवर्तन ला सकती हैं और समुद्री जीवन में वृद्धि को दबा सकती हैं। साथ ही कई पशु आहार में मछली का भोजन या मछली हाइड्रोलाइजेट की मात्रा अधिक होती है। इस तरह समुद्री विष भूमि के जानवरों में स्थानांतरित हो सकते हैं और बाद में मांस और डेयरी उत्पादों में दिखाई दे सकते हैं। ओवरफिशिंग ओवरफिशिंग एक मछली की प्रजाति यानी मछली पकड़ना को पानी के एक निकाय से उस दर से हटाना है जो प्रजाति अपनी आबादी को स्वाभाविक रूप से फिर से भरने की क्षमता से अधिक है, यानी मत्स्य पालन के मौजूदा मछली स्टॉक का अत्यधिक दोहन, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में प्रजाति की आबादी तेजी से कम होती जा रही है। ओवरफिशिंग किसी भी आकार के जल निकायों में हो सकती है, जैसे कि तालाब, आर्द्र भूमि, नदियां, झीलें या महासागर, और इसके परिणामस्वरूप संसाधनों की कमी, जैविक विकास दर में कमी और बायोमास का निम्न स्तर हो सकता है। निरंतर ओवरफिशिंग से गंभीर अवसाद हो सकता है, जहां मछली की आबादी अब खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। ओवरफिशिंग के कुछ रूप, जैसे कि शार्क का ओवरफिशिंग, पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान कर रहा है। ओवरफिशिंग के प्रकारों में ग्रोथ ओवरफिशिंग, रिक्रूटमेंट ओवरफिशिंग और इकोसिस्टम ओवरफिशिंग शामिल हैं। अत्यधिक मछली पकड़ने से न केवल जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि मछली उत्पादन भी कम हो जाता है,
जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिणाम सामने आते हैं। संरक्षण। महासागर संरक्षण महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करता है, जिस पर मनुष्य निर्भर हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरों से बचाना पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख घटक है। सुरक्षात्मक उपायों में से एक समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का निर्माण और प्रवर्तन है। समुद्री संरक्षण पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य उपायों में आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता आवश्यकता नीतियां, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां, पारिस्थितिकी तंत्र सहायता जैसे प्रवाल भित्तियों के लिए और संधारणीय समुद्री भोजन जैसे संधारणीय मछली पकड़ने की प्रथाएं और जलीय कृषि के प्रकार के लिए समर्थन शामिल हैं। समुद्री संसाधनों और घटकों की सुरक्षा भी है, जिनके निष्कर्षण या गड़बड़ी से काफी नुकसान होगा। व्यापक जनता और प्रभावित समुदायों की भागीदारी और महासागर सफाई परियोजनाओं, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना का विकास। उत्तरार्ध के उदाहरणों में क्लीन ओशंस इंटरनेशनल और द ओशन क्लीनअप शामिल हैं। 2021 में 43 विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने पहला वैज्ञानिक ढांचा संस्करण प्रकाशित किया, जो एकीकरण, समीक्षा, स्पष्टीकरण और मानकीकरण के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के स्तरों के मूल्यांकन को सक्षम बनाता है और समुद्री सुरक्षा की गुणवत्ता और सीमा में सुधार, योजना और निगरानी के किसी भी बाद के प्रयासों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। उदाहरण हैं प्रकृति के लिए वैश्विक सौदा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14, पानी के नीचे जीवन के 30% संरक्षण लक्ष्य की दिशा में प्रयास। मार्च 2023 में एक उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मुख्य उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की नई संभावना है। ऐसा करने से अब समझौता 2030 तक 30% महासागरों की रक्षा करना संभव बनाता है। 30/30 लक्ष्य का हिस्सा। संधि में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और मानवीय गतिविधियों के विभिन्न प्रभावों के बारे में लेख हैं, जिसमें उन गतिविधियों को करने वाले देशों के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र शामिल हैं। इस समझौते को 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था।